एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार। तो हमने अब तक पढ़ लिया है शिवाजी के बारे में, लेकिन शिवाजी की डेथ हो जाती है तो उनके बाद में मराठों की क्या कंडीशन रहती है, मराठों के साथ क्या होता है, वो अब हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शिवाजी के दो पुत्र थे, दो बेटे थे। एक का नाम था संभाजी, दूसरे का नाम था राजाराम। ठीक है, शिवाजी के निधन यानी कि शिवाजी की डेथ के बाद संभाजी छत्रपति बने। क्लियर? तो ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है। सबसे पहले कौन थे? शाहजी थे और जीजाबाई थी। इनका बेटे कौन थे? इनके बेटे का नाम था शिवाजी, है ना। तो शिवाजी के कितने बेटे हैं? शिवाजी के दो बेटे हैं। एक का नाम है संभाजी, एक का नाम है राजाराम। क्लियर? तो शिवाजी की डेथ के बाद में कौन छत्रपति बनेगा? राजा कौन बनेगा? संभाजी बनेंगे। ठीक है, छत्रपति मतलब कि अब ये अगले राजा बन रहे हैं। जैसे कि हमने दिल्ली सल्तनत में देखा था कि सारे के सारे राजा को हम सुल्तान बोल रहे थे, वैसे यहाँ पर जो भी राजा बन रहे हैं मराठों में उनको छत्रपति बोल रहे हैं। समझ गए ना। तो अगले छत्रपति बने संभाजी, और उस समय पर दक्कन पर मुगलों के पूर्ण नियंत्रण में मराठे ही एकमात्र बाधक थे। मतलब दक्कन वाला जो एरिया है, जैसे यहाँ पर आपको इस तरीके से मैं दिखाऊं तो ये वाला दक्कन वाला एरिया है, यहाँ पर मुगल बैठे हुए हैं। और मुगल जो हैं वो क्या कर रहे हैं? मुगल्स में स्पेशली औरंगजेब क्या कर रहा था? दक्कन की तरफ अपना एक्सपेंशन कर रहा था, है ना। तो वो इस वाले एरिया पर जो है वो लगभग अटैक कर रहा था। पूरा का पूरा उसने नियंत्रण कर लिया था, और इस नियंत्रण में सिर्फ और सिर्फ मराठे ही थे जो कि एकमात्र बाधक थे। यहाँ पर आपको मुगल एम्पायर का मैप देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला एरिया जो था ये अकबर के कंट्रोल में था। ठीक है, और इसको औरंगजेब ने दक्कन की तरफ और इसका विस्तार किया था। तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र वाला रीजन, पुणे वगैरह, गोलकुंडा, बीजापुर, ये सब औरंगजेब ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन वो साउथ इंडिया वाला ये वाला पार्ट नहीं ले पाया, क्योंकि मराठे जो थे वो इधर ही साउथ इंडिया में ही चले गए थे, और यहीं से ही वो लगातार युद्ध कर रहे थे इस औरंगजेब से। ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना, राइट। तो अब बात क्या है? मराठे जो थे वो इनके एकमात्र बाधक थे, और औरंगजेब ने दक्कन पर हमला करके बीजापुर और गोलकोंडा सल्तनतों को जीत लिया था। एक तो हमने चैप्टर 2 में बहामनी सल्तनत पढ़ी थी, जो कि 5 अलग अलग सल्तनतों में टूटी थी, जिनको हम दक्कन सल्तनतें बोलते हैं। तो एक थी अहमदनगर, एक बेरार सल्तनत, एक बीजापुर सल्तनत, एक बीदर, एक गोलकोंडा सल्तनत। ये अलग अलग देखी थी ना हमने। तो ये जो सल्तनतें थी ना, ये आपस में एक तो लड़ाई करती रहती थी। लड़ाई कर रही हैं तो एक दूसरे के एरिया को ये कब्जा लेती थी। कब्जा लेती हैं तो एट द एंड बीजापुर सल्तनत बचती है, जिसका एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है, और गोलकोंडा सल्तनत बचती है, जिसका एरिया भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इन्हीं दोनों को कब्जा लिया था औरंगजेब ने। तो लगभग अब उसका पूरा जो दक्कन वाला एरिया है वो कब्जे में आ चुका है। तो बीजापुर सल्तनत पर थी आदिल शाही डायनेस्टी या आदिल शाही वंश था, ये आपको याद रखना है। और गोलकोंडा सल्तनत में कौन सा वंश था? कुतुब शाही वंश था। ठीक है, इंसानों के नाम नहीं है, ये वंश के नाम हैं। जैसे कि खिलजी वंश हमने देखा था दिल्ली सल्तनत में, तुगलक वंश, ये अलग अलग वंश देखे थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी अलग अलग वंश देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में संभाजी को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, और उन्हें क्रूर और असह्य यातनाएं दी थी। बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द वगैरह दिया था। ठीक है, हम बोल सकते हैं। और क्रूर मतलब कि बेरहमी से उन्हें मारा, असह्य यातनाएं दी जिनको सहा नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे उन्हें पीड़ाएं दी। उसके बाद में उनको मार डाला संभाजी को। तो संभाजी तो यहाँ पर मर चुके। इसके बाद में औरंगजेब ने मराठाओं की राजधानी रायगढ़ पर भी कब्जा कर लिया था। तो मराठों का जो महाराष्ट्र वाला रीजन है ना, वो आ चुका है औरंगजेब के कब्जे में। ठीक है, फिर संभाजी के बाद में अब जो छत्रपति बनेंगे वो बनेंगे राजाराम, और शीघ्र ही ये तमिलनाडु में स्थित जो जिंजी का किला था वहाँ पर चले जाते हैं, उसकी तरफ प्रस्थान करते हैं। जैसा कि हमने इस मैप में देखा था, यहाँ पर तमिलनाडु में यहाँ पर जिंजी का किला था, तो इधर ही आ जाते हैं राजाराम जो थे। क्यों आए थे? क्योंकि अपनी सुरक्षा करने के लिए आए थे, और यहाँ पर वापस से पावरफुल होने के लिए आए थे। तो यहाँ से इस जिंजी के किले से ये लगातार मुगल से युद्ध करते रहते हैं। तो इस प्रकार मुगल मराठा संघर्ष का विस्तार जो है वो दक्षिण भारत तक हो जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी क्रोनोलॉजी हम अगर समझें तो शाहजी और जीजाबाई के बेटे थे शिवाजी, शिवाजी के दो बेटे संभाजी और राजाराम। संभाजी को औरंगजेब ने मार दिया। अगले जो छत्रपति बने वो बने राजाराम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम अपनी कहानी को जारी रखते हैं।
तो मराठों ने अपने दुर्गों यानी कि अपने किलों की दृढ़ता से रक्षा की, यानी बहुत मजबूती से, बहुत बहादुरी से इन्होंने रक्षा की अपने किलों की। और कई सारे युद्धों, कई सारे संघर्षों में, संघर्ष मतलब छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं सेनाओं के बीच में, जो झड़पें हो जाती हैं, उसमें प्राय ये मुगलों पर भारी ही पड़ते रहे। ठीक है, तो जब ये भारी पड़ते रहे तो जो औरंगजेब था वो दक्कन से निकलने में असमर्थ रहा। वहाँ पर ये मराठों से लड़ता ही रहता है और अपनी लाइफ के लास्ट के 25 साल ये लड़ाई में ही निकाल देता है, दक्कन में ही निकाल देता है और ये वहीं मर जाता है। ठीक है, तो मराठों को परास्त किए बिना ही ये मर गया। औरंगजेब ख़त्म नहीं कर पाया है मराठों को। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठे जो थे वो एक सुदृढ़ शक्ति के रूप में उभरे, बहुत पावरफुल शक्ति बन गए ये। अब वे रक्षात्मक स्थिति में ना रहकर आक्रामक हुए। रक्षात्मक मतलब पहले वो अपनी रक्षा कर रहे थे, बच रहे थे सिर्फ, लेकिन अब ये आक्रामक हो गए। अब ये अलग अलग एरियाज पर अटैक करने लग गए हैं, अलग अलग एरियाज को कब्जाने लग गए हैं। तो छत्रपति राजा राम जो थे, इनकी रानी की एंट्री होती है, अब इनकी वाइफ की एंट्री, जिनका नाम था ताराबाई। इसके नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर भारी आक्रमण किया। अब ये ताराबाई कहाँ से आ गई भाई? तो यहाँ पर राजा राम जो अगले छत्रपति बने थे, ये जिंजी में थे, है ना, साउथ इंडिया में थे। तो इनको बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से इनकी हो जाती है डेथ। तो शिवाजी के दोनों बेटों की डेथ हो चुकी है, कोई भी लीगल सक्सेसर नहीं बचा हुआ है, लीगल उत्तराधिकारी नहीं बचा हुआ है। और जो राजा राम के बेटे थे वो काफ़ी छोटे थे, तो इसीलिए इनकी जो वाइफ हैं ताराबाई, उनकी एंट्री होती है। अब ये मराठों को लीड करेंगी, अब ये मराठों की तरफ से लड़ रही थी। ठीक है, तो मुगल क्षेत्र पर काफ़ी सारे आक्रमण किए, उनके एरिया को कब्जाया और पूरे के पूरे भारत के बड़े भाग पर विजय प्राप्त करी और वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया। ठीक है, तो ये विस्तार हो रहा था बहुत तीव्रता से। विस्तार यानी कि जो इनका एरिया है मराठों का वो बढ़ता चला जा रहा है, महाराष्ट्र या पुणे या रायगढ़ वाले एरिया से निकलकर पूरे के पूरे इंडिया में फैलता चला जा रहा है। तो इस विस्तार के मध्य क्या होता है, मराठों में भी संरचनात्मक परिवर्तन हुए। संरचनात्मक परिवर्तन यानी कि अब इनकी संरचना में चेंज आ रहा है। संरचना में चेंज कैसे? पहले इनकी संरचना थी केंद्रीयकृत राज्य, जो कि शिवाजी के काल में था। केंद्रीयकृत राज्य यानी कि सारी की सारी पावर जो थी ना वो केंद्र के हाथ में थी, यानी कि एक राजा के हाथ में थी। और वो राजा कौन थे? शिवाजी थे। तो सारी की सारी पावर इन्हीं के हाथ में थी। लेकिन ये धीरे धीरे अधिक विकेंद्रीकृत रूप लेने लगा। ठीक है, यही चेंज हो रहा था इनकी संरचना में कि केंद्रीकृत से अब विकेंद्रीकृत होने लगा। यानी कि जो पावर पहले एक इंसान के पास में थी, सेंटर में थी, वो अब अलग अलग लोगों के हाथ में, छोटे छोटे सरदारों के हाथ में जाने लगी पावर। वही होती है विकेंद्रीकृत रूप। ठीक है, लेकिन नाम मात्र के लिए जो है वो छत्रपति ही अभी भी केंद्र में बने हुए हैं, यहाँ पर छत्रपति ही बने हुए हैं। लेकिन प्रादेशिक सरदार यानी कि जो छोटी छोटी जगहों के, लोकल जगहों के जो सरदार थे वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, उनके पास में ज़्यादा शक्ति आ गई। विशेषतः पेशवा जो थे इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रबल हुआ। पेशवा जो है वो फारसी शब्द है प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, जो मेन मंत्री होता था, जो राज वगैरह करेगा, युद्ध वगैरह करेगा उस समय पर, वो है पेशवा। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रबल हुआ, बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ कि स्वयं छत्रपति पर भी यह हावी रहने लगा। ठीक है, छत्रपति सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गया है अब यहाँ पर। तो पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके पुत्र नाना साहेब पेशवा। तो नाना साहेब पेशवा किसके बेटे हैं? पेशवा बाजीराव प्रथम के बेटे हैं। ठीक है, इन्होंने मराठों के अखिल भारतीय विस्तार में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखिल भारतीय यानी कि पूरे के पूरे इंडिया के लेवल पर, ऑल इंडिया जिसे हम बोलते हैं, अखिल मतलब पूरा इंडिया जो है। ठीक है, तो उसके विस्तार में बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं पेशवा बाजीराव प्रथम और नाना साहेब पेशवा। तो ये आपको यहाँ पर पेंटिंग देखने को मिलेगी। छत्रपति शाहू महाराज संभाजी के पुत्र थे, दाहिनी ओर यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और इनके हाथ में है एक बाज, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और नाना साहेब पेशवा के साथ परामर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं ये हैं नाना साहेब पेशवा। ठीक है, ये नाना साहेब पेशवा किसके बेटे थे? पेशवा बाजीराव प्रथम के बेटे थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंसान की और एंट्री हुई है, किसकी? शाहू महाराज की। किसके बेटे थे? संभाजी के बेटे थे। तो यहाँ पर वापस आओ, तो संभाजी की डेथ हो गई थी, औरंगजेब ने मार दिया था, और इनके बेटे कौन थे? शाहू महाराज थे। ठीक है, तो ये जो है आप इस क्रोनोलॉजी को बना सकते हो, राजाओं की क्रोनोलॉजी को, कि यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है,
तो मराठों ने भारत के एक विशाल भूभाग पर यानी कि बहुत बड़े एरिया पर उस पर अपना कब्जा किया, अपने अधीन कर लिया उसको, और सामान्यतः उस पर सुशासन किया यानी कि अच्छी तरीके से शासन किया उन एरियाज पर। तथापि क्षेत्रीय सरदारों को अधिक शक्ति और स्वायत्तता के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा कभी कभी अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार भी हुए। ठीक है, मतलब स्वायत्तता का क्या मतलब है, अपने फैसले खुद लेने की इंडिपेंडेंस इनको मिल गई। पहले जो था ये मराठा साम्राज्य है तो सारे के सारे फैसले ये बीच में बैठा हुआ राजा ही ले रहा था, यहाँ के भी यहाँ के भी यहाँ के भी, तो सबको मानने पड़ेंगे। लेकिन अब जो अलग अलग सरदार जो उभर कर आ रहे हैं, जिनके पास में शक्ति आ रही है, ये अपने फैसले खुद लेने लगे, अपनी मनमानी चलाने लगे, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, तो वही चीज़ है स्वायत्तता। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अनुशासनहीनता हो रही है। अनुशासनहीनता जैसे कि जो शिवाजी महाराज ने जो भी नियम वगैरह बनाए थे, जो मूल्य बनाए थे, उनके बिल्कुल विपरीत ये चल रहे हैं, उन मूल्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से सारे के सारे फैसले ले रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ में, अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, इनके शिवाजी के मूल्यों के बिल्कुल विपरीत ये सारे के सारे सरदार चल रहे थे। उदाहरण के लिए बंगाल में मराठों के 10 वर्षीय अभियान, मतलब बंगाल में मराठों ने 10 सालों के लिए एक अभियान चलाया, वहाँ पर युद्ध ही होता रहा 10 सालों तक। तो जनता के लिए अत्यधिक क्रूर और विनाशकारी सिद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा बेरहम था, बहुत ज़्यादा निर्दयी था ये युद्ध, लोगों को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था, विनाशकारी था ये लोगों के लिए। तो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था इसमें, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिर मराठे जो है वो उत्तर की ओर भी अपना विस्तार कर रहे थे, तो उसके चलते मराठों ने कुछ समय के लिए लाहौर पर, अटक पर और यहाँ तक कि पेशावर, जो कि तीनों के तीनों पाकिस्तान में हैं, उस पर अधिकार स्थापित कर लिया था। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉर्थ इंडिया की तरफ भी जो मराठे थे वो एक्सपेंशन कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर पाकिस्तान, आपको पाकिस्तान की लोकेशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये है लाहौर, यहाँ पर है अटक और यहाँ पर है पेशावर। तो इन वाली जगहों पर भी मराठों ने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब ये जो उत्तर की तरफ जा रहे हैं ना मराठे, अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, तो इसको ना एक इंसान देख रहा है जो कि अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ है। अफ़गानिस्तान कहाँ है, इंडिया ये है, आपको सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये इंडिया की बाउंड्री है, इधर पाकिस्तान है और पाकिस्तान से वेस्ट में है ये अफ़गानिस्तान। ठीक है, इसी अफ़गानिस्तान में एक इंसान बैठा हुआ था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, आपको ये नाम याद नहीं रखना है क्योंकि बुक में ही नहीं दिया गया है। तो अहमद शाह अब्दाली, या इसको अहमद शाह दुर्रानी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो था ना, ये देख रहा था कि मराठे उत्तर की तरफ, उत्तर भारत की तरफ अपना एरिया जो है वो बढ़ा रहे हैं, तो इसने युद्ध किया, मतलब अटैक किया भारत की ओर, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध जो है, आपको बस इतना याद रखना है, 1761 में होता है, पानीपत में होता है, और अफ़गानों और मराठों के बीच होता है। ये अफ़गान कौन थे, अफ़गानिस्तान वाले लोग थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होता है। अब इसके अलावा पहला पानीपत का युद्ध जो है वो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई थी और मुग़ल साम्राज्य इस्टेब्लिश हो गया था भारत में। फिर दूसरा युद्ध होता है पानीपत का 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू हार जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं दूसरे चैप्टर में। ठीक है, अब 1761 में जाकर होगा पानीपत का तीसरा युद्ध। तो तीनों के तीनों ये आपको याद रखने हैं। ये युद्ध मराठों के लिए महाविनाशकारी पराजय साबित हुई, मतलब बहुत बुरी तरीके से ये हारे। लेकिन इसके बाद भी, इस हार के बाद भी पेशवा माधवराव प्रथम जो थे, उनके शासनकाल में मराठे शीघ्र ही सशक्त हो उठे। इन्होंने दोबारा से पावर गेन कर ली मराठों ने। ठीक है, फिर जो हैं एक इंसान थे महादजी शिंदे, जिन्हें महादजी सिंधिया भी बोला जाता है। इनके नेतृत्व में मराठों ने 1771 में दिल्ली पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। अब पुनः अधिकार की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि पहले भी दिल्ली पर इनका अधिकार हुआ होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर मराठे जो थे, यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, तो दिल्ली उन्होंने कब्जा ली थी सबसे पहले। कब कब्जाई थी, 1757 के आसपास में दिल्ली इनके कंट्रोल में आ गई थी। अब कंट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर मुग़ल बादशाह वगैरह जो भी बनेगा ना, वो मराठे तय करेंगे कि कौन बनेगा। मतलब मुग़ल बादशाह सिर्फ नाम मात्र का शासक वहाँ पर रह जाएगा, लेकिन असली ताकत जो है वो मराठों के हाथ में आ चुकी थी 1757 में। ठीक है, तो मराठों ने ना मुग़ल बादशाह को यहाँ पर नाम मात्र के लिए इसीलिए बिठा कर रखा है क्योंकि लगभग पिछले 200 सालों से इसी को ही भारत का
वैध शासक माना जा रहा था। मतलब कि अगर कोई भारत का शासक है तो वो कौन है, वो मुगल बादशाह, ये सब के सब मान रहे थे लोग, ठीक है। तो अगर मराठे डायरेक्टली इन मुगल्स को हटा देते ना, ये बोल देते कि मुगल साम्राज्य खत्म, अब मराठा यहाँ से दिल्ली से रूल करेंगे, तो क्या हो जाता, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे मुस्लिम नवाब वगैरह जो थे, ये सब लोग मराठों के खिलाफ खड़े हो सकते थे, एक बहुत बड़ा ग्रुप बना सकते थे और युद्ध हो सकता था। तो इससे मराठों को नुकसान होता, इसीलिए उन्होंने नाम मात्र के लिए मुगल को बैठे रहने दिया, लेकिन सारी की सारी ताकत ना मराठों के कब्जे में ही है अभी भी। तो मराठों का कोई ज़्यादा विरोध ना करे, इसीलिए उन्होंने इसको बैठे रहने दिया, मुगल सम्राट को यहाँ पर दिल्ली में नाम मात्र के लिए बैठे रहने दिया। अब वो अपनी मर्जी से यहाँ पर दिल्ली में बिठाकर रखे हुए हैं उस मुगल बादशाह को, तो मराठों को जो भी फैसला लेना होगा उसको मानना ही पड़ेगा भाई, है कि नहीं, क्योंकि मराठों का हस्तक्षेप हो रहा है कि अब कौन मुगल राजा यहाँ पर बना रहेगा, वो जब चाहें तब हटा सकते हैं किसी भी राजा को वहाँ से। इसी वजह से मराठों को अगर कोई फैसला लेना है तो मुगल सम्राट भी हाँ करेगा, ठीक है। तो मराठे ये और लोगों को दिखा सकेंगे जो उनके खिलाफ में खड़े हुए हैं, या कोई मुस्लिम राजा खड़ा हुआ है तो उसे दिखा सकेंगे कि मुगल सम्राट तो हमारे साथ है, तो तुम भी हमारे साथ में मिलकर काम कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये कहानी यहाँ पर दिल्ली की चल रही थी। लेकिन फिर क्या होता है, फिर 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें इन्होंने अपना उत्तर भारत की तरफ जो भी सारे एरियाज़ थे वो गंवा दिए थे, इनका कंट्रोल जो है वो कम हो गया था काफ़ी मराठों का। फिर 1771 में इन्होंने दोबारा से दिल्ली पर अधिकार किया। तो ये बीच के 10 सालों में क्या हुआ भाई दिल्ली में, ये बीच के 10 सालों में ये हुआ कि दिल्ली में कोई पावरफुल सत्ता आ ही नहीं पाई, ठीक है। मुगल बादशाह खुद ही सुरक्षित नहीं था, कई सारे लोग जो थे वो दिल्ली को हड़पने की कोशिश कर रहे थे, तो मतलब बिल्कुल अस्थिरता चल रही थी दिल्ली में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अस्थिरता चल रही थी, ठीक है। लेकिन फिर 1771 में मराठों ने वापस से दिल्ली पर अपना प्रभाव स्थापित किया, यानी कि जो मुगल बादशाह था उसको फिर से दिल्ली पर बिठाया, और नाम मात्र के लिए यहाँ पर मुगल बादशाह फिर से रहेगा, सारे के सारे फैसले जो है वो मराठे लेंगे। तो ये कहानी रही, ये बैकग्राउंड रहा है इसका, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में, महादजी शिंदे के नेतृत्व में 1771 में दिल्ली पर इन्होंने दोबारा से अधिकार कर लिया था, ये आपको याद रखना है, महर्षि शिंदे के नेतृत्व में, ठीक है। तो दिल्ली जो है वो अग्रिम 3 दशकों तक मराठों के नियंत्रण में रही। अग्रिम यानी कि आगे आने वाले, और 3 दशक का मतलब क्या है, 3, और दशक होता है 10 सालों का टाइम, तो 3 × 10 कितना, 30 साल। तो लगभग 30 सालों तक मुगलों के नियंत्रण में दिल्ली रहती है। फिर लगभग 1800 में अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा कर लिया था बाद में, तदनंतर मतलब बाद में, ठीक है। तो फिर अंग्रेज़ों के हाथ में दिल्ली चली गई, और वहाँ से अब अंग्रेज़ जो हैं वो पूरे भारत पर राज करेंगे। फिर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब कि दूसरा आधा भाग जो होता है, जैसे यहाँ पर 18वीं शताब्दी की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है, 1700 से 1800 का समय, ठीक है। अब इसका पहला आधा भाग कौन सा हुआ, 1700 से 1750, यही तो आधा हुआ। और दूसरा आधा भाग कौन सा हुआ, 1750 से 1800। तो ये जो दूसरा आधा भाग है इस शताब्दी का, वही है उत्तरार्ध, ठीक है। तो इस समय में क्या हो रहा है, भारत में अंग्रेज़ों के मुख्य प्रतिद्वंदी जो थे, यानी कि अंग्रेज़ों से कोई लड़ाई करने का जिगरा जो रखता था, वो सिर्फ और सिर्फ मराठे ही थे, एकमात्र प्रतिद्वंदी थे, क्योंकि कोई और पावरफुल सत्ता है ही नहीं भारत में। मुगल साम्राज्य भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, बहुत छोटे एरिया तक रह चुका है, तो मराठे ही इनके मुख्य प्रतिद्वंदी रहते हैं अंग्रेज़ों के, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, 1775 से 1818 के मध्य में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। टोटल कितने हुए, टोटल 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। आंग्ल मतलब कि अंग्रेज़ों की बात हो रही है, और मराठे तो उनकी बात हो ही रही है, दोनों के बीच में युद्ध होता है। 1775 से 1818 तक 3 युद्ध चलते हैं, ठीक है। मराठों में आंतरिक कलह बढ़ती जा रही थी। आंतरिक कलह मतलब जो यहाँ के राजा वगैरह थे ना, वो आपस में ही लड़ रहे थे कि कौन अगला राजा बनेगा, इस चीज़ के लिए। तो आंतरिक कलह इनमें बढ़ती जा रही थी मराठों में, और इनमें विघटन हो रहा था, यानी कि सबके सब अलग अलग चल रहे थे, अलग अलग लोग अपने अपने बारे में सोचने लगे, अलग अलग जो सरदार थे, ठीक है। तो विघटन हो रहा था, एकजुट नहीं थे ये। और अंग्रेज़ों की उत्तम यानी कि हाई क्वालिटी की संगठनात्मक क्षमता थी। संगठनात्मक क्षमता मतलब काम को व्यवस्थित तरीके से चलाने की क्षमता थी इनके पास में। इनके पास में प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड सेना थी, और मॉडर्न तोपें वगैरह थीं। तो ये तकनीकी श्रेष्ठता भी थी इनके पास में, यानी कि तोपें वगैरह इनके पास में थी, बेहतर सैन्य प्रशिक्षण था, मजबूत प्रशासन था इनका,
ये काफ़ी स्मार्ट थे इस मामले में, ठीक है। तो इन्हीं क्षमताओं की वजह से ये अंग्रेज़ क्या कर पाते हैं, मराठों को ख़त्म करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अंततः मराठा शक्ति का समापन हुआ, ठीक है। दो वजह रहीं, एक तो अंग्रेज़ों की खुद की संगठनात्मक क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता, टेक्नोलॉजी इनके पास में हाई थी, और संगठनात्मक क्षमता थी, मतलब सारे के सारे अंग्रेज़ एकजुट थे, एक ही बोली बोलते थे। जबकि मराठों में आंतरिक कलह चल रही थी, सबके सब विघटित हो रहे थे, कोई भी एक दूसरे का साथ ही नहीं दे रहा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही थी, इसीलिए मराठा शक्ति हो जाती है समाप्त। तो वस्तुतः अंग्रेज़ों ने भारत को मुगलों एवं किसी अन्य शक्ति की तुलना में मराठों से अधिक प्राप्त किया। मतलब एक मिथ क्या रहता है ज़्यादातर कि अंग्रेज़ों ने जो भारत पर राज किया था वो मुगलों से राज किया था, मतलब मुगलों के अंडर में पूरा भारत था, तो उनसे अंग्रेज़ों को भारत मिला। लेकिन ऐसा नहीं था, मुगल या किसी भी पावर से ज़्यादा जो एरिया मिला है वो मराठों से मिला है, क्योंकि उस समय मराठा ही सबसे बड़ी पावर थी, सबसे बड़ा एरिया मराठों के कब्जे में था। तो अंग्रेज़ों ने भारत को मराठों से ही अपने हाथ में लिया, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है कि पेशवा जो थे, पेशवाओं के अधीन एक शक्तिशाली अधिकारी थे जिनका नाम था नाना फडणवीस, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पहला अखिल भारतीय ब्रिटिश विरोधी संगठन बनाया था। अखिल भारतीय यानी कि पूरे इंडिया के लेवल पर सारे के सारे लोगों को इन्होंने एकजुट किया था, और ब्रिटिश विरोधी यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने वाला एक गठबंधन, यानी कि जिसमें नाना फडणवीस ने काफ़ी सारे लोगों को जोड़ा था, एकजुट किया था और एक ग्रुप बनाया, और उसी ग्रुप ने इन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की थी। जो कि 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे वो इसी गठबंधन की वजह से ही हुए थे, ठीक है। तो इस प्रयास में मैसूर के हैदर अली और हैदराबाद के निज़ाम जैसे पुराने विरोधियों को भी एकजुट किया गया। ये दोनों जो थे ना, ये मराठों के विरोधी थे, दुश्मन थे, इनके लड़ाई वगैरह इनसे चलती रहती थी। तो मैसूर का राजा था हैदर अली और हैदराबाद का था निज़ाम। निज़ाम जो है वो एक टाइटल है, इंसान का नाम नहीं है ये। जैसे दिल्ली सल्तनत में सुल्तान राजा बन रहे, मतलब जितने राजा बन रहे थे उनको हम सुल्तान बोल रहे थे, मुग़लों में हमने सम्राट बोला, मराठों में हमने छत्रपति बोला, वैसे ही हैदराबाद का जो राजा बन रहा था उसे हम निज़ाम बोल रहे थे, ठीक है। तो इनके एरिया कौन कौन से थे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये मैसूर देखने को मिलेगा, और मैसूर के नॉर्थ में ये आपको निज़ाम की टेरिटरी यानी कि हैदराबाद वाला एरिया ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये है पेशवा की टेरिटरी जहाँ पर पेशवा रूल कर रहे थे, और इधर है जिंजी वगैरह, तमिलनाडु वगैरह एरिया जहाँ पर मराठों का एरिया था, ठीक है। तो इन निज़ाम वगैरह को, मैसूर वगैरह को सबको एकजुट किया किसने, नाना फडणवीस ने सबको मिलाया और एक गठबंधन बनाया जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की थी। तो पहली आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसके बाद नाना फडणवीस और महादजी शिंदे, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके सामने आत्मसमर्पण करता हुआ ये एक ब्रिटिश अधिकारी है। इसका ये पूरा का पूरा भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र मतलब दीवार पर जो पेंटिंग बनाई जाती है वो चीज़ है। तो यहाँ पर आत्मसमर्पण कर रहा है, सरेंडर कर रहा है कि अब हम जो है वो लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, मराठों के खिलाफ में हम नहीं जाएंगे, वही चीज़ होती है सरेंडर। तो ये बात हो जाती है मराठों की। छत्रपति शिवाजी के बाद क्या क्या होता है, ठीक है। आपको जो है आप ये चीज़ बना लेना कि शाहजी और जीजाबाई के बेटे थे छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के 2 बेटे थे संभाजी और राजा राम, ठीक है। संभाजी को औरंगज़ेब ने मार दिया था, उनके बेटे थे साहू जी महाराज, और यहाँ पर राजा राम जो थे वो जिंजी चले गए थे, वहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी बीमारी से। तो अब इनकी वाइफ जो है ताराबाई वो नेतृत्व कर रही थी, तो उन्होंने युद्ध वगैरह किया और मराठा एम्पायर जो है वो काफ़ी बड़ा बन पाया। लेकिन उसमें भी जो है वो आंतरिक संघर्ष देखने को मिले, लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपस में लड़ाई करने लगे, और ब्रिटिशर्स की भी एक उच्च क्वालिटी की टेक्नोलॉजी वगैरह थी ब्रिटिशर्स के पास में, एकजुट रहते थे ब्रिटिशर्स। तो इसी वजह से उन्होंने मराठा साम्राज्य को जो है वो ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से जो है वो ब्रिटिशर्स पूरे के पूरे भारत पर राज करने लगेंगे और भारत को लूटने की कहानी शुरू होगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने मराठों के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मराठों में प्रशासन कैसा था, मतलब शासन किस तरीके से चलाया जाता था, क्या क्या सिस्टम रहा करते थे, वो हम जानेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो कॉमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।